नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल यू सक्सेस पर। दोस्तों एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ा हूं ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर। जो टॉपिक है दोस्तों चक्रवात या प्रतिचक्रवात। ये टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों मैं आपके लिए। इसमें जो सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर हम बात करेंगे और आपका हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा दोस्तों। बस आप वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। इसके पहले भी दोस्तों मैंने ज्योग्राफी के सभी बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहां से जाएं और जरूर देखें दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों चक्रवात या प्रतिचक्रवात। इस टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों आज हम जिस तथ्य पे बात करेंगे वो है दोस्तों हवा के गुणों के बारे में देखेंगे दोस्तों। चक्रवात क्या होते हैं, चक्रवात किस प्रकार से, इसके उत्पत्ति के क्या क्या कारण होते हैं, किस प्रकार उत्पत्ति होती है चक्रवातों की, उसको देखेंगे। चक्रवातों के प्रकारों को देखेंगे, कितने प्रकार के चक्रवात होते हैं। उसके बाद में विश्व के प्रमुख चक्रवातों के नाम। चक्रवातों को विश्व में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसी को भी हम देखेंगे क्योंकि वहां से भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं। उसके बाद में लास्ट में दोस्तों प्रतिचक्रवात को हम अध्ययन करेंगे और इसके बाद में दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा मैं, इसके टेस्ट वीडियो, जिसमें हम जो कि बार बार पूछे जाते हैं वो महत्वपूर्ण टॉपिकों को हम देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम चक्रवात या प्रतिचक्रवात। सबके पहले दोस्तों बात करते हैं हम इस टॉपिक के अंतर्गत हवा। ये कुछ शब्द है दोस्तों, इसकी आपकी परिभाषा याद होनी चाहिए। हवा क्या होती है दोस्तों? गैसों के मिश्रण को ही हवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गैसों के मिश्रण को ही हवा कहा जाता है। तो गैसों का मिश्रण होता है उसी को ही हवा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और जो यह हवा होती है, यह हवा इस प्रकार से चलने लगी तो दोस्तों इस चलती हुई हवा को हम पवन या दोस्तों विंड्स के नाम से इसको हम जानते हैं। यानी कि गैसों के मिश्रण को ही हवा के नाम से जाना जाता है और गतिशील हवा को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? पवन या दोस्तों विंड्स के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों इसको एक देखना है हमको कि ये जो गति कर रही है, ये गति कर रही है, ये क्यों कर रही है गति? ये कोई तो कारण होगा इसका जिसके कारण ये गति कर रही है। ये गति करती है दोस्तों प्रेशर डिफरेंट के कारण। किसके कारण कर रही है दोस्तों? प्रेशर डिफरेंट। प्रेशर डिफरेंट के कारण ये गति कर रही है। यानी कि दोस्तों जो वायु की जो एक नियम काम करता है इस पे कि वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न की ओर प्रवाहित होती है वायु हमेशा। ये नियम काम करता है दोस्तों इस पे। और दोस्तों ये जो वायु होती है इस वायुदाब को इस वायुदाब को मापा जाता है वायुदाब। इस वायुदाब को जिस यंत्र के द्वारा मापा जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों बैरोमीटर। बैरोमीटर के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों ये कुछ तथ्य हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है अगर आपको टॉपिक समझना है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब दोस्तों एक कुछ इस बैरोमीटर से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं कि बैरोमीटर क्या होता है दोस्तों। ठीक है, बैरोमीटर ये दोस्तों इस प्रकार से वायु दाब मापने का एक यंत्र है। इसके द्वारा वायु को मापा जाता है। इस यंत्र के अंतर्गत दोस्तों ये कुछ इस प्रकार का यंत्र होता है दोस्तों, इस प्रकार का। इसमें दोस्तों इसमें यहाँ पर पारा भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है? इसमें पारा भरा हुआ रहता है। अगर ये पारा अचानक से नीचे गिरने लग जाता है, एक साथ अचानक से अगर नीचे गिरने लग जाता है दोस्तों, तो पारे का नीचे गिरना, पारे का अचानक
गिरना, ये किसका संकेत होता है दोस्तों? ये होता है तूफान का संकेत होता है। अगर पारा अचानक नीचे से नीचे गिर रहा है तो दोस्तों ये तूफान का संकेत होता है। किसका संकेत होता है? तूफान का। अगर दोस्तों ये पारे का बढ़ना, अगर पारा बढ़ रहा है धीरे धीरे तो ये दोस्तों ये पारे का बढ़ना ये होता है तो प्रति चक्रवात का संकेत होता है। किसका संकेत होता है दोस्तों? ये प्रति चक्रवात का। अब अचानक गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना। अचानक से गिरा तब पारा और धीरे 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 फिर बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये जो संकेत होता है ये होता है दोस्तों बारिश का। यह बारिश का संकेत होता है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट है आपका हर चीज याद होनी चाहिए। पारा अचानक से गिर रहा है तो किसका संकेत है दोस्तों? ये तूफान का संकेत है कि यहां पर तूफान आने वाला है कुछ समय पे। पारे का बढ़ना धीरे धीरे तो ये होता है दोस्तों प्रति चक्रवात का होता है। और प्रति चक्रवात में दोस्तों जो हमेशा मौसम जो पाया जाता है ये पाया जाता है तो साफ पाया जाता है। मौसम साफ होने का संकेत है दोस्तों पारे का बढ़ना। अचानक से गिरना और फिर धीरे 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 बढ़ना ये दोस्तों बारिश का संकेत है। तो यहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसके बाद में दोस्तों एक और चीज है जो आपको ये अभी आपका टॉपिक बिल्कुल आपके समझ में आएगा और आपके बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा टॉपिक। एक भी क्वेश्चन आपका इससे गलत नहीं हो जाएगा दोस्तों। यहां से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और है जो मैंने आपको जलवायु वाले टॉपिक में बता दिया था। ये कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर वायु दाब कम होगा। जहां पर जिस स्थान पर तापमान अधिक पाया जाएगा उस स्थान पर वायु दाब कम होगा। और दोस्तों अगर तापमान अधिक, ठीक है, अधिक और तापमान कम होगा जिस स्थान पर वहां पर वायु दाब अधिक होगा। इसी से संबंधित दोस्तों एक क्वेश्चन आया था। ये आया था दोस्तों क्वेश्चन यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पृथ्वी पर वायु दाब कब कम होता है? पृथ्वी पर वायु दाब कब कम होता है? ये क्वेश्चन आया था। इसमें इसके ऑप्शन दे रखा था यहाँ पर शीत ऋतु और दोस्तों एक ऑप्शन था इसमें ग्रीष्म ऋतु। बताओ मुझे इसका आंसर कमेंट के माध्यम से बताओ। मैं कमेंट चेक कर रहा हूं आपका कि पृथ्वी पर जो वायु दाब कब कम पाया जाता है? बताओ आपका पृथ्वी पर जो वायु दाब। अब देखो अपना ये वाला नियम काम कर रहा है दोस्तों। इसमें वायु दाब कम की पूछ रहा है दोस्तों। तो वायु दाब कम कब होगा? जब तापमान अधिक होगा। कब होगा जब वायु दाब कम? कब होगा? जब तापमान अधिक होगा। और तापमान अधिक ग्रीष्म ऋतु में होता है कि शीत ऋतु में होता है? आपको पता होगा तापमान जो अधिक होता है वो ग्रीष्म ऋतु में होता है। ऐसे में जो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में पृथ्वी पर तापमान अधिक पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में दोस्तों हम हमारे टॉपिक पे आते हैं चक्रवात पे। आपको ये कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए तो आपको दोस्तों ये बहुत ही अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा और आपका इससे एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो पाएगा। बहुत इजी है भाई चक्रवात। सबके पहले दोस्तों चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे अपन कि चक्रवात की जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है। किसके बारे में दोस्तों? उत्पत्ति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये दोस्तों मैं यहां पर बना दिया ये सूर्य।
ये मैंने सूर्य बना दिया और ये है हमारी पृथ्वी। ये होगी दोस्तों पृथ्वी, या थोड़ी बड़ी बना देता हूं, समझ ना, ये दोस्तों पृथ्वी होगी। ठीक है, अब जो दोस्तों सूर्य की जो किरणें हैं वो गिर रही है पृथ्वी पर। कहां पर गिर रही है सूर्य की किरणें? पृथ्वी पर गिर रही है। पृथ्वी पर जब ये किरणें गिरेगी और जिस स्थान पर दोस्तों ये गिरेगी उस स्थान पर तापमान अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर? तापमान अधिक हो जाएगा। और तापमान अधिक होने के कारण जो यहां पर हवाएं पाएगी है इस स्थान पर, वो दोस्तों हवाएं इस प्रकार से ऊपर उठेगी। क्या होगा दोस्तों? ये हवाएं गर्म होकर, तापमान अधिक होने के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी और ऐसे में जो यहाँ पर इस स्थान पर जो पाया जाएगा, यहाँ पर हवाएं ऊपर उठ गई, यानी कि यहाँ हो गया दोस्तों निम्न वायु दाब। क्या हो गया? यहाँ पर निम्न वायु दाब पाया जाएगा। यहाँ पर तापमान अधिक हो गया तो वायु दाब क्या होगा? निम्न होगा, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई। ठीक है, अब ये वाला स्थान है पृथ्वी पर, ये पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी पर ये वाला स्थान है, ये वाला स्थान है, ये वाला आसपास का जो स्थान है, यहां पर है दोस्तों उच्च वायु दाब। यहां पर भी उच्च है, यहां पर भी उच्च है। अब जो हमने वहां नियम देखा था कि हवाएं हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ प्रवाहित होती, यानी कि यहाँ उच्च है, तो दोस्तों ये जो हवाएं हैं ये इस ओर बढ़ेगी। अब किसकी ओर बढ़ेगी? इस ओर बढ़ेगी। अचानक से हवा इस ओर बढ़ेगी, लेकिन दोस्तों ये जो हवाएं हैं ये इस प्रकार से है, ये सीधी ना आकर, और दोस्तों ये इस प्रकार से आएगी इसकी तरफ। किस प्रकार से आएगी? ये इस प्रकार से इस ओर आएगी, ये सीधी ना आएगी। ये क्यों नहीं आएगी दोस्तों? इस पे एक नियम काम करता है, कोरियोलिस बल कार्य करता है। इस पे क्या कार्य करता है दोस्तों? कोरियोलिस बल कार्य करता है। क्या होता है ये कोरियोलिस बल का बल? क्या होता है कि जब घूर्णन गति होती है, क्या होती है दोस्तों? घूर्णन गति। जब ये दोस्तों घूर्णन गति होती है, अर्थात दोस्तों पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर इस प्रकार से चक्कर लगा रही है, और इस घूर्णन गति के कारण इसमें जो हवाएं हैं, कुछ भी जो भी वस्तुएं हैं दोस्तों, इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। क्या होता है? उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, और जो विक्षेप उत्पन्न होने के कारण ये जो हवाएं हैं या कोई भी वस्तुएं, ये उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। ये चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। ये कोरियोलिस बल है, ये दोस्तों उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, इसमें किस ओर? दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से मुड़ जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि इस पे कोरियोलिस बल कार्य करता है। इस कारण ये हवाएं सीधी ना आकर घूर्णन गति के कारण है। और इस जो कोरियोलिस बल का जो अध्ययन किया था, वो किया था दोस्तों जी कोरियोलिस। कोरियोलिस बल का सबके पहले जो अध्ययन किया था दोस्तों, वो किया था दोस्तों जी कोरियोलिस। जी कोरियोलिस द्वारा किया गया था, और जी कोरियोलिस के नाम पर ही इस बल का जो नाम पड़ा है वो कोरियोलिस बल पड़ा है दोस्तों। तो ये हवाओं की दिशाओं में जो पृथ्वी की घूर्णन गति है उसके कारण उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, और ये इस विक्षेप के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो भी वस्तुएं हैं वो अपने दाईं ओर चलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में ये अपनी दिशा से बाईं ओर चलती है दोस्तों। तो दोस्तों ये यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि जो चक्रवात की जो उत्पत्ति होती है, इसमें हवाएं, एक चीज ध्यान रखना, इसमें चक्रवात में जो हवाएं ये बाहर से केंद्र की ओर चलती है। कहां से चलती है दोस्तों? बाहर से केंद्र की ओर, केंद्र से बाहर की ओर नहीं। और इस प्रकार से ये हवाएं चलती है दोस्तों। तो ये होती है दोस्तों चक्रवात की उत्पत्ति। अब आगे हम अध्ययन करते हैं चक्रवातों के प्रकार। क्या देखेंगे दोस्तों? चक्रवातों के प्रकार। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा।
अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों को। फिर आगे की बात करते हैं अपन। चक्रवातों के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं चक्रवात दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं अपन दोस्तों चक्रवातों के प्रकार। यह है दोस्तों पृथ्वी, और यहां से दोस्तों यहां पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और यहां पर है आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और यहां पर भी है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और दोस्तों मकर रेखा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये यहाँ 23.5 से लेकर और 23.5 तक ये वाला जो क्षेत्र पाया गया है दोस्तों, ये वाला यह क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चक्रवात मुख्यतः दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र रहता है दोस्तों ये वाला क्षेत्र 23.5 से लेकर 23.5 तक। अब आपको यह याद होगा दोस्तों कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक, ठीक है। इस क्षेत्र में जो भी चक्रवात आएगा दोस्तों, उस चक्रवात को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उसको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाएगा। पृथ्वी पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक जो भी चक्रवात आएगा, यह आप कर्क रेखा से मकर रेखा तक बोल दो, उसको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाएगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों 23.5 के बाद में थोड़ा ऊपर जाओगे आप, तो यहां पर पड़ती है दोस्तों 35 डिग्री, कितनी डिग्री, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश रहेगा। यहां से लेकर आप 90 डिग्री तक जाओगे, और यहां भी दोस्तों 35 डिग्री से लेकर आप 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक जाओगे। इस क्षेत्र में जो कि दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है दोस्तों, इस क्षेत्र में जो भी चक्रवात पाए जाएंगे, जो भी चक्रवात आएंगे दोस्तों, उसको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यहां पर भी वही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। समझ में आया कि नहीं आया? 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक जो चक्रवात पाया जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाएगा। 35 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक पृथ्वी पर जो चक्रवात पाए जाएंगे, वहां पर उसको उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम से जाना जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां तक पाया जाएगा। अब दोस्तों एक और चीज देखते हैं, यहां पर चक्रवातों के दौरान वायु की दिशा। चक्रवात आके निमट गए, उसके बाद में जो चक्रवातों के बाद में वायु की दिशा, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ऐसे में इसको हम याद करेंगे। चक्रवातों के दौरान वायु की दिशा। चक्रवातों के दौरान वायु की दिशा क्या होती है दोस्तों? तो अगर दोस्तों बात करें उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और बात करें अपन दक्षिणी गोलार्ध की, दक्षिणी गोलार्ध की, तो दोस्तों ये जो पृथ्वी देख रहे हो आप, इस पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में जो वायु की दिशा पाई जाएगी, वो पाई जाएगी दोस्तों इस प्रकार से, या आप इस प्रकार से बोल सकते हो। किस प्रकार से पाई जाएगी? इस प्रकार से पाई जाएगी दोस्तों। और दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसके विपरीत पाई जाएगी दोस्तों। कैसे? ऐसे वायु की दिशा पाई जाएगी दोस्तों। क्यों पाई जाएगी? ये है दोस्तों कोरियोलिस बल के कारण। किसके कारण आ दो? कोरियोलिस बल के कारण। किसके कारण दोस्तों? कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में, जो कि हमने देखा था दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, तो ये वाली दिशा पाई जाएगी दोस्तों। तो यहां से आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अब एक बार देख लेते हैं दोस्तों, विश्व में चक्रवातों के नाम, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से चक्रवात को पुकारा जाता है दोस्तों।
तो एक बार यहां देखते हैं अपन। इससे बनाता हूं। ये दोस्तों विश्व का मानचित्र है। विश्व के मानचित्र में दोस्तों ये अपना आपने यहाँ पर भारत देख रहे हो। भारत में जो भारत के जो आसपास का क्षेत्र है दोस्तों, बंगाली खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, इन क्षेत्रों में जो चक्रवात आते हैं दोस्तों, उस चक्रवातों को चक्रवात के नाम से ही जाना जाता है। चक्रवात के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया देख रहे हो यहाँ पर। इस ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर जो उत्तरी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, इस स्थान पे दोस्तों चक्रवात आते हैं और उन चक्रवातों को दोस्तों विली विली के नाम से जाना जाता है। विली विली किन नाम से जाना जाता है दोस्तों उसको? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में यहां पर जो चक्रवात आते हैं उसको विली विली के नाम से जाना जाता है। चक्रवात के नाम से उसको नहीं जाना जाता, तो आपको दोस्तों याद रखना है। उसके बाद में दोस्तों एक चक्रवात आते हैं यहाँ पर। कहां पर? ये आप अटलांटिक महासागर देख रहे हैं आप। कौन सा महासागर दोस्तों? अटलांटिक महासागर, जो कि अंग्रेजी के एस आकार का महासागर है। इस महासागर में दोस्तों यहाँ पर एक चक्रवात आता है दोस्तों। कौन सा चक्रवात? उसको नाम से जाना जाता है दोस्तों हरिकेन के नाम से। हरिकेन चक्रवात के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये हरिकेन चक्रवात जो कि मेक्सिको की खाड़ी, ये देख रहे हो आप यहाँ पर दोस्तों, मेक्सिको की खाड़ी, फ्लोरिडा, वेस्ट इंडीज, इन क्षेत्रों में दोस्तों ये चक्रवात देखने को आपको मिलेंगे दोस्तों। मेक्सिको की खाड़ी, फ्लोरिडा, वेस्ट इंडीज, इन क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिलेंगे दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों एक जो चक्रवात आता है चीन और जापान में दोस्तों। यहां पर चीन और जापान में, चीन व जापान में एक चक्रवात आता है दोस्तों टाइफून नाम का दोस्तों चक्रवात आता है। यहाँ पर ये सबसे ज्यादा तूफान आने वाला क्षेत्र है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों एक आता है कैरिबियन सागर में। कहां पर आता है? कैरिबियन सागर, यहां पर आता है दोस्तों कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर। यहां पर जो तूफान आता है उसको टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? टोर्नेडो के नाम से इसको जाना जाता है। यहां पर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये यूएसए देश है, यूएसए, यहां से ठंडी हवाएं आती है। क्या आती है दोस्तों? ठंडी हवाएं आती है। और दोस्तों इधर मेक्सिको की ओर से भी यहाँ पर कुछ हवाएं आती है, गर्म हवाएं। यहां से गर्म हवाएं आती है मेक्सिको ओर से, और दोस्तों ये यहाँ पर हवाएं टकराती है और यहाँ पर तूफान का रूप लेती है। ये दोस्तों आप देखेंगे तो ये दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रवात है दोस्तों। कौन सा? ये वाला टोर्नेडो, दुनिया का सबसे खतरनाक, दुनिया का दोस्तों सबसे खतरनाक चक्रवात माना जाता है इसको। और दोस्तों इस चक्रवात की जो तीव्रता नापी जाती है वो फुजिता स्केल के नाम से, फुजिता स्केल से नापी जाती है दोस्तों। फुजिता स्केल क्या नापी जाती है इससे दोस्तों? तीव्रता, इससे इसकी तीव्रता नापी जाती है दोस्तों। और ये दुनिया का सबसे खतरनाक इस प्रकार से तूफान है दोस्तों। कौन सा? टोर्नेडो, जो कि दोस्तों कैरिबियन सागर में पाया जाता है। और इस यहाँ पर यूएसए से ठंडी हवाएं आती है और मेक्सिको से गर्म हवा आती है, और दोनों यहाँ पर आकर मिलती है
और यहाँ पर दोस्तों बहुत भयंकर तरीके से तूफान बनता है, जिसे टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में दोस्तों ये जो तूफान है ये मैदानी भाग में पहुंच जाता है और इसको टोर्नेडो एली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जब ये मैदानी क्षेत्र में पहुंच जाता है, कहां पर, मैदानी क्षेत्र पर, तो इसको दोस्तों टोर्नेडो वैली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, टोर्नेडो एली, टोर्नेडो एली के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों यहां तक कि आपको समझ में आनी चाहिए सारी ये जो विश्व में जिन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से प्रति चक्रवात, किससे बात करेंगे दोस्तों, प्रति चक्रवातों पर। क्या होता है प्रति चक्रवात, किस प्रकार से आता है। प्रति चक्रवात, वहां पर देखा था दोस्तों हमने कि जो केंद्र में है वहां पर निम्न वायुदाब पाया जाता है, लेकिन दोस्तों प्रति चक्रवात में ठीक चक्रवात का ठीक उल्टा हो जाता है। कैसे कि यहाँ पर जो केंद्र पाया जाता है, केंद्र में जो वायुदाब पाया जाता है दोस्तों, वो पाया जाता है दोस्तों उच्च वायुदाब, और यहाँ पर बाहर पाया जाता है दोस्तों निम्न वायुदाब पाया जाता है। ऐसे में दोस्तों यहाँ से केंद्र से ऐसे हवाएं चलती है, किसमें, प्रति चक्रवात में ऐसे हवाएं चलती है। तो ये होता है दोस्तों प्रति चक्रवात, चक्रवात का ठीक उल्टा। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रति चक्रवात में हवाएं कैसे चलती है, केंद्र से परिधि की ओर चलती है दोस्तों। और इसमें दोस्तों जो मौसम होता है वो पाया जाता है दोस्तों मौसम साफ रहता है। प्रति चक्रवात के दौरान मौसम साफ रहता है दोस्तों। और जो इस मौसम के दौरान इस चक्रवात के दौरान जो वर्षा होती है दोस्तों, उसे फ्रंटल के नाम से जाना जाता है। वर्षा को किसने नाम दिया जाता है, फ्रंटल के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों, फ्रंटल के नाम से, या इसको दोस्तों वाताग्र वर्षा, वाताग्र वर्षा के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। चक्रवातों को केंद्र, ये जो चक्रवात होते हैं इसका जो केंद्र होता है, इस केंद्र को दोस्तों चक्रवात की आंख कहा जाता है। चक्रवात की आंख कहा जाता है इसको। चक्रवात का जो केंद्र होता है प्रति चक्रवात का, इसको चक्रवात की आंख कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों मैं एक दो चीजें और है वो भी बता देता हूं साथ के साथ आपको। यहां से प्रति चक्रवात की बात होगी। इसके बाद में दोस्तों जो हमने चक्रवात देखे थे, इसमें उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, कहां पर दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर है, वहां पर उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में कोई चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। यह भी ध्यान रखना है आपको। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में कोई चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। उसके बाद में दोस्तों उष्ण कटिबंधी, उसके बाद में उष्ण कटिबंधीय अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, और इसके बाद में दोस्तों दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर, इनमें भी कोई चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कारण अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए तो इसका कारण हो जाएगा कि जो इसका कारण है समुद्री क्षेत्र में तापमान कम होता है। क्या होता है दोस्तों, समुद्री क्षेत्र में तापमान कम, समुद्री क्षेत्र में तापमान कम, समुद्री क्षेत्र में तापमान कम होता है। और उस कम होने के कारण यहाँ पर दोस्तों तापमान कम रहेगा तो वायु एक जगह स्थिर रहेगी दोस्तों।
और दोस्तों एक चीज और बता दूं दोस्तों कि जो चक्रवातों की शक्ति मापी जाती है, जो चक्रवातों की शक्ति मापी जाती है, वातों की शक्ति टी स्केल पैमाने के द्वारा मापी जाती है, किससे नापी जाती है दोस्तों? टी स्केल पैमाने से मापी जाती है। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूं कि चक्रवात और पृथ्वी चक्रवात से आपका हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। इसके बाद में मैं इसका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट वीडियो लेके आऊंगा। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो दोस्तों, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, ज्योग्राफी से संबंधित या इस टॉपिक से संबंधित, या फिर दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से बता देना। मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आपका